हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है BHIC 131। इसकी हम करेंगे यूनिट नंबर 3। इससे पहले हम 2 यूनिट कर चुके हैं। तो क्योंकि ये पहली यूनिट हैं, दो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि थर्ड यूनिट है तो इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग आने की संभावना पूरी रहती है। तो इसमें से कम 15 या 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना। और ये यूनिट भी काफ़ी बड़ी है, इसमें 30 पेज है। 30 पेज है तो आप समझ सकते। तो अगर आप इसको खुद पढ़ोगे तो कई दिन आपको लग जाएंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे आ जाए तो आप उसको आसानी से अपनी सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। इसकी भाषा भी काफ़ी हार्ड है और आपको इसको समझ आने की कोशिश करूँगा मैं। तो फिर भी इतनी लंबी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि BHIC 131 को बहुत स्टूडेंट जो है देख रहे हैं कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो आपको इसको देखने में आसानी रहेगी और अपने क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। मैं एग्ज़ाम में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसके क्वेश्चन को लिखना है, सिंपल भाषा में कैसे लिखना है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आपको सजेशन और रिप्लाई सब कुछ दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, ताकि जो है ये दूसरे इग्नू के स्टूडेंट तक ही वीडियो पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान, और यहाँ पे मिलती है इग्नू से रिलेटेड पूरी नॉलेज। BA BCom BSc MBA और सभी जो प्रोग्राम की भी क्लासेस है वो धीरे धीरे अपलोड की जा रही है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसकी जो यूनिट 3 का जो टाइटल है वो भारतीय इतिहास, प्राकृतिक विशेषताएं, गठन एवं लक्षण। ये बहुत ही नॉलेज वाली इकाई है। आपको पता चलेगा कि भूगोल और इतिहास आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। प्रकृति ने जो है हमारे जो पुराने टाइम में है कैसे जो है एक दूसरे को मानव को कैसे डिफेंड किया है। भौगोलिक संरचनाएं चेंज होने से आदमी ने कैसे प्रस्थान किया एक जगह से दूसरी जगह, बिजनेस कैसे होता था और किस तरीके से राजा जो है काम करते थे, और कहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जो अभी पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है किस तरीके से वहाँ पे जो है बिजनेस होते थे, लोग रहते थे। धीरे धीरे ईसा पूर्व से अब तक जो है कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में आप जानेंगे। बहुत ही नॉलेज वाली यूनिट है। तो अगर आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक भूगोल और इतिहास के बारे में बताया जाएगा। आधारभूत भू आकृतिक विभाजन कैसे विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक विशेषताएं बताई जाएंगी। क्षेत्रीय परिवर्तन में क्या क्या कारण है उनके बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास के क्षेत्रों की क्या महत्ता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्षेत्रों की श्रेणीबद्धता के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत के किन क्षेत्रों का गठन हुआ था उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें दिया है प्रस्तावना में बताया कि बिना भूगोल और इतिहास के कोई भी ज्ञान जो है किसी भी इसके बारे में हम सोचते हैं वो अधूरा है। हम जो है अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इतिहास के बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण का इतिहास दोनों को देखा जाता है। ठीक है, इतिहास में मानव जाति का इतिहास और पर्यावरण कि उस टाइम पे एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन थी वो कैसे थी, दोनों को अलग अलग करके देखना कठिन है। मानव इतिहास और पर्यावरण दोनों इतिहास परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समझ गए, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की मिट्टी, वर्षा, वनस्पति, जलवायु, पर्यावरण, ये सब जो है आदमी को डिस्टर्ब करते हैं। कभी उसके अनुकूल होते हैं तो कभी उसके विपरीत होते हैं। अनुकूल होते हैं तो ठीक है, विपरीत होते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण अपने नियंत्रण में लेने के लिए मनुष्य की मदद करती तकनीक जो होती है ना, जो साइंस होती है वो पर्यावरण को क्या करते हैं, धीरे धीरे कंट्रोल करने की मदद करते हैं। जैसे आदमी है, अगर उसको गर्मी लग रही है तो अभी आज की डेट में AC बनाता है, पहले पेड़ पौधों का यूज करता था। कैसे जो है टेक्निक जो है उससे वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर वो फेवरेबल नहीं होती पर्यावरण मनुष्य के हिसाब से तो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। जहाँ पर उसको सूटेबल लगता है वहाँ पर वो रहता है। यही वजह है कि कहीं हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है और कहीं पे कम है। जहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन अच्छी है वहाँ पे जनसंख्या ऑटोमेटिक ज़्यादा है। जहाँ पहाड़ी है वैसा है, पानी नहीं है पीने का, वहाँ पे जनसंख्या कम है। ठीक है, तो अतीत को समझने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो भूगोल, पर्यावरण और प्राकृतिक चीज़ों के बारे में हमें और इतिहास के बारे में हमें जानने की बहुत ही ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा।
तो ये इसके बताया ऐतिहासिक उद्भव की प्रक्रिया, कैसे जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, सांस्कृतिक विशेषताएं कैसे ग्रहण की, तो परंपराएं कैसी थी, भाषा, सामाजिक संगठन उस टाइम पे कैसा था, कलाएं कैसी थी, उनके माध्यम से एक दूसरे से कैसे जो है अटैचमेंट रहते थे लोग। भारतीय इतिहास देखो, यदि है भारतीय इतिहास के सम्मान, सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और संस्थाओं के क्षेत्रीय विशिष्टताओं की संरचना। काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है, तो मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है प्रक्रिया, उदय की जो प्रक्रिया हुई है, वर्तमान में जो है, जो ऐतिहासिक जो परिवर्तन हुए हैं पुराने समय में, उनमें काफ़ी विषमताएं हैं, कोई समानताएं उसके अंदर नहीं है। तो कोई क्षेत्र जो है बिल्कुल डेवलप नहीं है, कुछ क्षेत्र जो है बहुत डेवलप किए, फिर वे दोबारा जो है डिस्ट्रॉय हो गए। तो उनके बारे में यहाँ पे हम प्रकाश डालेंगे, कि बात करेंगे कि कैसा होता है। प्राकृतिक भूगोल और इतिहास के बारे में यहाँ पे एक टाइटल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताया कि मिट्टी और जलवायु, बारिश, जो अलग अलग अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक चीज़ों को पहचानते भी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो संस्कृति जो है प्रकृति के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। जैसे कोई एरिया की भाषा, बोली, पोशाक, सब फसल और जनसंख्या घनत्व, जाति, संरचना वो उस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे उत्तर प्रदेश है और बिहार है, वो गंगा यमुना के किनारे पे बसे उपजाऊ मैदान की है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का बस प्लेन एरिया है, मिट्टी अच्छी है, बारिश है, पानी है, सब कुछ है वहाँ पे। और इसी प्रकार जो मगध, कौशल, अवंती, महाराष्ट्र, आंध्र, कलिंगा, चोल, ये अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये एरिया हैं, वहाँ प्रारंभ में विकसित क्षेत्रों के रूप में उभरे थे, लेकिन फिर विकास में पिछड़ गए। लेकिन वो ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रदेशों का उद्भव, तो कहीं पे डेवलपमेंट तेज, विकास जो है तेज है ऐतिहासिक रूप से, कहीं पे जो है कम है। तो उस पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा है, उसका हमारा जो भूगोल है, जो पर्यावरण है वहाँ पे फेवरेबल नहीं है, तो उन चीज़ों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसे इसमें बताया है कि जो गेहूं है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे होती हैं वो फसलें, वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वही उनका खान पान और रहन सहन हो गया। लेकिन जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, वहाँ पे चावल ज़्यादा खा के, क्योंकि वहाँ पे चावल ज़्यादा होते हैं, तो उसी के अनुरूप जो है वहाँ पे लोगों का रहना सहना, खाना पीना हो जाता है। तो विभिन्न, इसमें क्या क्या है, ऐसा क्यों होता है? विभिन्न फसलों का प्राकृतिक वास क्षेत्र भिन्न होते हैं। अलग जहाँ पे जो फसलें होंगी वही उनके लिए प्राकृतिक हो गया, ठीक है। किन प्राकृतिक परिस्थितियों में वो फसलें उगती हैं, उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। समय के साथ जो है फसलें विषय उन लोगों के भोजन में, आदतों में सम्मिलित हो जाते हैं, जहाँ पे जो चीज़ होती है उनको वही चीज़ खाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग होती हैं। सिंचाई के साधन, जैसे नहरें, नदियाँ जो हैं उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, तो वो हो गई। प्राकृतिक तालाब जो है, तालाबों के अंदर जो पानी होता है वो पूर्वी भारत में ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे उससे यूज करते हैं। और जो जलाशय, तालाब वगैरह होते हैं वो दक्षिण भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने एज ए सिंचाई के तौर पर उन्होंने निभाई है। तो विभिन्न, तो नदियों का महत्व के बारे में हमने बात किया, और उनके तरीके और किस चीज़ के ऊपर कृषि जो है उनकी आधारित है, उसके बारे में हमने बात किया। भूगोल और पर्यावरण, ठीक है। वस्त्र जो पहनते हैं लोग वहाँ के, वो उनके वहाँ पे, जैसे कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पे कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्मी है, तो उसी हिसाब की क्या पे वहाँ पे वस्त्र पहनते हैं। सिंपल भाषा इसकी ये होगी। तो जलवायु और पर्यावरण वहाँ की संस्कृति के ऊपर एक अलग छाप छोड़ता है। आपको ये लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपको मोटा मोटा इसमें मैंने बता दिया हूँ। और गंगा और मैदान, गंगा जो है उसके जो डेल्टा हैं, जो नदी बहती रहती है, उसकी मिट्टी जो है बहुत अच्छी है, जो नॉर्थ इंडिया में है, आप देखते हो। तो बहुत ही अच्छा साधन है। पर्वतीय एरिया से आई, पहले लोग वहाँ पे आदिवासी के रूप में अच्छी बसावट रहती थी, लेकिन नदियों के जो मैदान है उसमें बहुत ही प्राकृतिक संपदा है, बहुत प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो वहाँ पे लोगों ने अपना रहना सहना शुरू कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे प्रगति भी हुई, ठीक है। और वस्त्र भी वहाँ पे, फिर उनकी खाने पीने की आदतें, उनकी संस्कृति डेवलप हुई वहाँ पे। तो इस तरीके से भूगोल का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, इतिहास के ऊपर। तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो किसी एरिया की जो पहचाने हैं, क्षेत्रीय पहचाने भारतीय इतिहास की, जो विभिन्न राज्य हैं उनके भारतीय राज्यों के उद्भव के मार्ग में बांधा रही है।
आप जानते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया के अंदर, कोई पहाड़ी एरिया है, कोई प्लेन एरिया है, कोई पठार एरिया है, कोई रेगिस्तान एरिया है। तो लेकिन पूरे हिंदुस्तान को एक करने में जो है, बांधने में उनकी विविधता जो है वो बड़ी मुश्किल हुई पुराने ज़माने में। ठीक है, चाहे मौर्य रहा हो, दिल्ली सल्तनत, मुगल सम्राट रहा हो, लेकिन ब्रिटिश जो है उन्होंने थोड़ा सा मेहनत किया ताकि सब लोगों को एक भौगोलिक परिदृश्य में उसको बांध सके। ठीक है, ये इसमें आप इसको आप पढ़ सकते हैं कि ये मेवाड़ वाला एरिया है, ये इंडो ईरानियन है, ये यहाँ पे बीच वाला गंगा यमुना वाला है, मालवा, महाराष्ट्र, आंध्रा, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, तो अब पर्यावरण और मानव बस्तियों के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक भूगोल, पर्यावरण और मानव बस्तियाँ, जहाँ का पर्यावरण अच्छा होगा सीधी सी बात है वहाँ की मानव बस्तियाँ वहाँ पे अच्छे से बसेंगी। ठीक है, अगर वो पर्यावरण कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कि ये भूगोल, मानव बस्तियाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे सिंध प्रदेश है, वहाँ गर्म और शुष्क है तो बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ की जो सभ्यता थी पहले, हड़प्पा सभ्यता को लोग मानते हैं कि वो इसी वजह से नष्ट हुई है। ठीक है, इस तरीके के तर्क पुराने ज़माने में दिया है। तो जीवन निर्वाह के उनके लिए खतरा हो गया, क्योंकि पानी नहीं, अत्यधिक प्राकृतिक संशोधनों का उन्होंने दोहन किया, जिससे जो है अधिक जनसंख्या दबाव के कारण वहाँ के क्या है, सारे जो प्राकृतिक चीज़ें थी वो नष्ट हो गई, और जिससे वो वहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, हड़प्पा गए। ठीक है, ऐसा लोगों को जो सोचना है वहाँ का। दूसरी बात है, राजनीतिक प्रभुत्व पे भी प्रकाश डालते हैं। जैसे अत्यधिक जो साम्राज्य की स्थापना के क्या तत्व हैं, एक तो अत्यधिक उपजाऊ जमीन होगी पुराने ज़माने पे, तो वहीं पे साम्राज्य बनेगा, वहीं पे राजा रहेंगे। बारिश अच्छी होगी, धान की फसल अच्छी होगी, लोहे की खजाने जो है नागपुर, पठार और ये लकड़ी के स्रोत और पत्थर के स्रोत वहाँ नागपुर वगैरह में बहुत हैं। नागपुर एरिया में नदियों का जो संचार, पानी की सुविधा, खेती की सुविधा के लिए, व्यापार के लिए अच्छा होने चाहिए। तो मानव बस्तियाँ उसी चीज़ों के निकट मिलेगी जहाँ पे प्राकृतिक सुविधाएं ज़्यादा होंगी, जनसंख्या घनत्व भी वहीं पे ज़्यादा होगा। यहाँ सीधी सी बात इस चीज़ में बताई गई है। तो इसे उत्तरी गंगे मैदान, तो सिंधु का जो पहले जो सिंधु नदी हुए है और गंगा नदी के जो मैदान हैं, मैदानी इलाके हैं, उनमें कृषि उत्पादकता ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा है और सीमा भी ज़्यादा है। तो इसमें विजय तो भूमि, वर्षा, वनस्पति, शहद, ये सब चीज़ें जो है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि के कारण मगध जो साम्राज्य था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था, उस एरिया में उसने डेवलप किया था। ठीक है, मगध की जो राजनीतिक प्रभुत्वता पाटलिपुत्र में आके बनी, उसके चारों ओर ये सब क्या थी, सुविधाएँ थी। और उसका पाटलिपुत्र का जो उत्थान और पतन जो है के अनेक भौगोलिक कारण हैं। जो इतिहासकार मानते हैं कि गंगा, सोन, गंडक नदियाँ जो है प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी और व्यापार होता था, बिजनेस होता था और ट्रांसपोर्ट अच्छे से होता था। ठीक है, और बाढ़ के कारण जो है ये सब डिस्टर्ब हो गया। गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल में जो है व्यापार भी जो है अक्षति हो गई उसकी, और नगरों का पतन हो गया, और जो सिटी थी वो उनका पतन हो गया, और जो नदियां हैं उन्होंने अपने मार्ग्स चेंज कर लिए, बहने के जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर लिए, जो उसके पतन का मुख्य कारण समझा जाता है। भौगोलिक नियमत्व के विरुद्ध तर्क क्या है? तो भौगोलिक नियमत्व के विरुद्ध तर्क ये है, प्राकृतिक विशेषता और ऐतिहासिक प्राकृतियों के विकास के बीच अंतर संबंध को देखना समझना एक बात है। लैंग्वेज काफ़ी हार्ड होगी जिसको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ यार ये वीडियो को अपने जो साथ वाले स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करो, ताकि उनको थोड़ा आसानी से समझे, नहीं तो कई दिन लग जाएंगे इसको पढ़ने में और फिर भी इसकी हार्ड लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आएगी। और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो हम भौगोलिक तथ्यों की जो जानकारी है सांस्कृतिक विकास को ठीक प्रकार से समझने में हमारी मदद करती है। अगर भौगोलिक स्थितियाँ चेंज है तो संस्कृति भी वहाँ से चेंज मिलेगी, उसी हिसाब से तो उसको समझने में सहायता मिलेगी। भूगोल और पर्यावरण में एकमात्र प्रमुख नियामक कारक के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक क्षेत्र मानव संभावनाओं वाले क्षेत्र होते हैं। प्राकृतिक रूप से मानव संभावनाओं के क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा होंगे, जहाँ पे प्रकृति फेवरेबल होगी, वहीं पे होगा काम। ठीक है,
प्रकृति विकास का मार्ग तय करती है। जितने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन होंगे तो विकास इतना ज़्यादा होगा। मनुष्य का विकास की अवस्था तथा उसकी गति तय करती है। औजार, जो सबसे पहले जो है लोहा वगैरह नहीं था, तो जो ज़मीनें हैं तो उनको जुताई करने में और प्रोडक्शन करने में जो अनाज है वो काफ़ी टाइम लगता था। ठीक है, तो औजारों का बल पर प्रयोग करना बताया गया है। तो पर्यावरण की सीमाओं का विस्तार, नियंत्रण की सीमाओं का विस्तार देती है। जैसे आखेटक संग्रहालय, लोग जंगलों में लोग रहते थे ना, जंगलों के निकट उनके जीवन का सीमांत क्षेत्र में रहना पसंद करते थे, लेकिन प्रारंभिक किसानों को लोहे आदि के हल इत्यादि के अभाव को गंगा और यमुना के दोआब और पश्चिम में नर्म भूमि तक ही सीमित था। अब ये बताओ, जब हल नहीं था, लोहा नहीं था, तो खेती कैसे जोतते? जहाँ की मिट्टी नरम है वहीं पे जो है वो खेती जोतते थे। जैसे हल, लोहे का जो है इन्वेंशन हुआ और उन्होंने हल वगैरह बनाने हुए, तो हार्ड मिट्टी को भी जोत के उन्होंने क्या है, अपनी कृषि भूमि को यूज करना शुरू किया किसानों ने। ठीक है, आधारभूत भू आकृतिक विभाजन, तो हमने जो है अपने जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसको किन भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, जो हिमालय वाला है, एक सिंधु गंगा के मैदान जो मैदानी इलाका है, एक प्रायद्वीप भारत जो साउथ का जो पठार टाइप का है उसमें। तो इन सब चीज़ों में 3 भागों में आपको बांट सकते हैं। तो जो कटाव करके मिट्टी आती है, ठीक है, वो मैदानी इलाकों में आ जाती है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो ये कम से कम 3200 किलोमीटर की है। ठीक है, तो जो नदियों के मुहाने पे बहुत अच्छी मिट्टी होती है और वो काफ़ी उपजाऊ होती है और वो तमाम संभावनाओं से भरी हुई होती है। तो इसलिए तमाम संभावनाओं से भरी हुई होती है, तो इसलिए जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ पे बसावट भी ज़्यादा होती है। उत्तर के मैदान प्रायद्वीप भारत का विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र, बीच का एक क्षेत्र है जो मध्य वाला, वो थोड़ा अलग थलग रहता है। गुजरात का जो पश्चिमी उड़ीसा तक का 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, जो राजस्थान की पहाड़ियाँ हैं, सिंधु के मैदान हैं, प्रायद्वीप से अलग रहती हैं। ठीक है, विंध्याचल सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, बीच के पठार जो है नागपुर का पठार है, बिहार बंगाल उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है। ये मध्यवर्ती क्षेत्र मध्य भारत के 4 उपभागों में बांटा जा सकता है। इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है बीच वाले को। एक तो उदयपुर और जयपुर के राजपूतों की भूमि, एक उज्जैनपुर के आसपास का मालवा का पठार, एक विदर्भ या नागपुर के आसपास का क्षेत्र, और चौथा जो है कौशल के नाम से जाता है, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो। तो समझ में आ गया, जो बीच वाला इंडिया है उसको उदयपुर, उज्जैन और विदर्भ और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसमें डिवाइडेड किया गया है। तो इसमें जो संचार और आगमन का साधन इतना आसान नहीं थे, इसलिए सबसे कटा फटा क्षेत्र था, इससे इतना संपर्क नहीं था शुरू के टाइम में लोगों का। ठीक है, भू रचना इस तरीके से थी। प्रायद्वीप भारत का जो भूभाग है, स्थायित्व के सभी लक्षण मौजूद थे। यह भूभाग जो है पठारी है, पठारी जिसमें मतलब छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, और इसकी संरचना पश्चिम झुकाव, पश्चिम की ओर। इसमें 2 टाइप के पठार हैं। एक तो जैसे जो नदियां हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, एक जो है पश्चिम की ओर नदियां बहती है। तो एक तो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं, एक जो है गुजरात होते हुए तो लेफ्ट साइड में इसमें गिरती हैं अरब सागर के अंदर। तो उसके आसपास के जो एरिया है वो काफ़ी है। मध्य भारत में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, ये कहाँ से पश्चिम की ओर आती हैं। ठीक है, जिसके मैंने बताया था, अभी बताया हूँ, वो कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर के। और तो जो इनकी मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है, उसमें नमी रहती है और जुताई की आवश्यकता बहुत कम होती है उसमें, और वर्षा की कमी को भी जो है झेल के वहाँ पे अच्छी फसल पैदा करती है, जिसमें कपास, ज्वार और मूंगफली और तिलहन आदि की फसलें अच्छी से की जा सकती हैं। ठीक है, तो तटवर्ती जो इलाके हैं मैदानों से अलग, समुद्र के किनारे भी, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जो नीलगिरी और कार्डोमम की पहाड़ियाँ हैं, उनकी उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है, मूल प्रायद्वीप माना जाता है उसको। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है ये आएगा, मगध के उत्थान के उत्तरदायित्व, प्राकृतिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना, जो हमने पढ़ाया है वही सब चीज़ें लिखनी है उसमें, और अपनी भाषा में लिखना है आपको, सेम टू सेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसको थोड़ा सा बड़ा करके, जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है वो वहीं पे ज़्यादा लोग रहेंगे
और क्यों जो है डेवलपमेंट हुआ सिटीज़ का, क्यों जो है उनका पतन हुआ, वो सब चीज़ें लिखनी है। अक्षेत्रीय प्राकृतिक विशेषताएं, कुछ अक्षेत्रों की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक इंडिया का मैप दिया हुआ है। सबसे पहले हिमाचल और पश्चिम सीमा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्वी हिमाचल, पश्चिमी हिमाचल और मध्यवर्ती हिमाचल एरिया को। तो जो पूर्वी हिमाचल है वो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके आसपास दक्षिणी दिशा में आसाम से चीन तक जो है ना, इस जो पर्वत संग्रह है दुर्गम है, वो काफ़ी क्या है, दुर्गम रास्ते हैं। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया और चीन का उसके ऊपर सांस्कृतिक प्रभाव आना नहीं रुका। इतना कठिन रास्ते होने के बाद भी चीन के साथ इसके सांस्कृतिक, वहाँ के लोग आते जाते तो उनसे मिलती जुलती चीज़ें वहाँ पे हैं। भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, ठीक है। भारत तिब्बत के बीच में व्यापार चलते रहते थे सीमा क्षेत्रों के बीच में, ठीक है। तो जो ये श्रृंखला है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला हिमालय की अफ़गानिस्तान तक फैली हुई है, ठीक है। अफ़गानिस्तान के साथ पहले से ही भारत के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान की वहाँ पे कुछ छाप है, और वहाँ पे काबुल भी है जो बिज़नेस के तौर पे काफ़ी बड़ी सिटी थी। का पहले से ही वहाँ पे बिज़नेस होते रहते थे, व्यापार होता रहता था। काबुल नदी जो है इस क्षेत्र के सिंधु के मैदान से जोड़ती है, ठीक है। अफ़गानिस्तान में जो है हड़प्पा की जो सभ्यता है उसका वहाँ पे विकास हुआ था, वो व्यापारिक केंद्र था एक। और काबुल और कंधार जो है पहले से ही प्राचीन टाइम से ही ईरान और भारत के बीच व्यापार, काबुल और कंधार ईरान और भारत के बीच व्यापार के मुख्य मार्गों में स्थित है, ठीक है। जो बलूचिस्तान है वो अफ़गानिस्तान के रेगिस्तान की हालत काफ़ी रूप से सामने आए हैं। वहाँ पे लोग पशुचरण अनुकूल जो नीति थी अपनाया जाता था। बलूचिस्तान का तटवर्ती जो क्षेत्र है उसको मकरान कहा जाता है। वो मानव बस्तियों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। वहाँ पे सिकंदर कभी कभी लड़ते गया था, लेकिन उसको खाना पीना की इतनी कमी होगी कि वहाँ पे रहने लायक सिचुएशन नहीं थी और उसको काफ़ी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा था। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं अफ़गानिस्तान से होकर, ठीक है। तो पहले जो व्यापारी हमलावर विविध सांस्कृतिक प्रभाव इन्हीं जो रास्तों से होकर भारत में आते थे, ठीक है। जैसे यूनानी, संग, कुषाण, हूण और दूसरे हमलावर बौद्ध धर्म और दूसरी संस्कृति जो भी है अफ़गानिस्तान या मध्य एशिया इन्हीं दर्रों से होकर जो है इंडिया में आते थे। वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब सिंधु के मैदान जो है, सिंधु नदी के मैदान 2 होते हैं, पंजाब और सिंध। पंजाब जो है 5 नदियों के संगम को बोला जाता है। जो पंजाब कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है। उन चीज़ों को आपको संभाल के रखना है। और हमलावर भी जो है उसी रास्ते से ज़्यादा आकर्षित होते थे। जो पंजाब बहुत समृद्ध था पहले से, और ये हमलावरों को अपनी ओर आकर्षित करता था क्योंकि मिट्टी वहाँ की उपजाऊ बहुत थी और वहाँ का संपदा बहुत थी, तो इस वजह से। और जो सिंधु घाटी का जो निचला क्षेत्र है उसमें बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ थार का रेगिस्तान से घिरा हुआ है। ये गुजरात तक फैला है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, सिंधु का जो प्रदेश है, सिंधु नदी का प्रदेश, वहाँ काफ़ी मात्रा में चावल और गेहूँ उत्पादन होता है, चावल और गेहूँ। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है नगरीय संस्कृति पनपी, नगरीय मतलब शहरी संस्कृति जो पनपी है, पहले सबसे 2 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पंजाब और सिंध में पैदा हुए थे नगर, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। गंगे उत्तरी भारत के बारे में बात करते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचले वाला क्षेत्र। ये गंगा का मैदान है जहाँ से गंगा बहती है उत्तरी एरिया में, ठीक है। इसमें जो संघर्ष और सांस्कृतिक विश्लेषण का है, जो हड़प्पा संस्कृति के कुछ फैलाव है वो वहाँ तक आपको मिलते हैं जो इन क्षेत्रों तक है। जैसे चित्र धूसर और भूरे भांड संस्कृति, कौन सी, चित्रित धूसर और भूरे भांड संस्कृति का वैदिक काल के इन प्रयागराज तक रहा है इसमें, ठीक है। गंगा और यमुना का जो संगम होता है उत्तर प्रदेश और बिहार तक ये सब फैला हुआ है। प्राचीन कौशल, काशी, मगध यहाँ पे स्थित थे। तो यहाँ पे सबसे पहले नगरीय जीवन था और मौद्रिक व्यवस्था, व्यापार के केंद्र थे। तो काफ़ी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे चलती रहती थी। गुप्त काल और 5वीं शताब्दी तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ था। तो गंगा का जो ऊपरी मैदान है मध्य भारत में,
ठीक है। और जो निचला में क्षेत्र है वो बंगाल की ओर फैला हुआ है, ठीक है। तो बहुत जालोड़ वाली जो मिट्टी है, काफ़ी अच्छी मिट्टी वो वहाँ पे बनी हुई है। और कई बार जो ज़्यादा वर्षा होती है कुछ एरिया में तो वो दलदल के रूप ले लेती है, ये बताया गया है। तो जालोड़ की जो उर्वरकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर लोह की तकनीक आ गई, तो जिससे जो है कृषि का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया। इस क्षेत्रों में जो तालाब और पोखर थे भी, जो बंगाल का जीवन का में विशिष्ट योगदान है। मछली पालन वगैरह वहाँ पे होते थे, इसलिए मछली का ये लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सभी लोगों के भोजन में वो यूज होता है मछली का वहाँ पे। अतः वृद्ध वसाहट वाले क्षेत्र, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं, तो पहले से लोग उन चीज़ों को अपने भोजन में यूज करते हुए आए हुए हैं। और बसावट भी वहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी चीज़ें फेवरेबल हैं और जनसंख्या घनत्व इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है ये असम की घाटी लंबा फैला हुआ है और सामरिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वी और पश्चिमी और मध्य भारत के बारे में बात करते हैं। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत। मध्य भारत में पहले बताया जा चुका है कि ये क्षेत्र सबसे पीछे था, काफ़ी फैलाव वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ढाल हैं, श्रृंखलाओं के बीच में खंडित है, घाटियों में विभाजित है, ये पश्चिम की ओर जाती हैं कुछ, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, मेरू राजस्थान में लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला, पूर्वी भाग मालवा वाला क्षेत्र हो गया, इसकी मिट्टी थोड़ी सी उपजाऊ है, सिंचाई के अभाव के बावजूद यहाँ पे अच्छी फसलें होती हैं और काफ़ी संख्या में फैली हुई यहाँ पे बस्तियाँ हैं। तो युगीन समुदायों हेतु सेतु के रूप में रहा है ये। सांस्कृतिक जो है रूप से इस प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का उपजाऊ मैदान भी है, वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, धान ज़्यादा होता है, तो शताब्दी के ऐतिहासिक रूप से था। पश्चिमी उड़ीसा के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ। भौगोलिक निकटता के कारण सांस्कृतिक राजनीतिक आदान प्रदान होता रहता है। इसका मतलब ये हो गया, कोई हमारा पड़ोसी प्रदेश है, अगर हमारा और उसके बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो लोग एक दूसरे से वहाँ पे मिलते और व्यापार करते रहते हैं, जिससे उनके बीच में जो है निकटता, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानताएं धीरे धीरे मिलती जुलती हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बताया गया। गुजरात का जो भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया, एक सौराष्ट्र, एक अनर्त और लता बोलते हैं। हाँ, अनर्त जो है वो उत्तरी गुजरात और दक्षिणी गुजरात 3 भागों में बांटते हैं। इस गुजरात जो है वो सबसे अलग है, एक तरफ उसके समुद्र है, दूसरी तरफ उसको वो दूसरी चीज़ों से कटा वटा है, दूसरे प्रदेशों से कटा हुआ है, घिरा हुआ है, तो वहाँ पे इतना, और उसका जो बिजनेस है वो विदेशों के साथ समुद्र के रास्ते से पहले से ही है, और उसकी मिट्टी बीच वाली कुछ अच्छी है। जो कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ पे अगर बारिश होती है तो कुछ बारिश के दिनों में जो कच्छ का जो एरिया है वहाँ पे मिट्टी जो है दलदली हो जाती है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और गुजरात का जो मध्यवर्ती प्रायद्वीप है काठियावाड़ कहलाता है उसको, और पश्चिम तट पर उपजाऊ उसके क्षेत्र है कच्छ में, वो बताया है इसमें। तो लंबी जो रेखा है, हजारों वर्ष तटीय विदेशी व्यापार वहाँ पे का केंद्र रहा है। प्रायद्वीप भारत के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीप भारत मतलब दक्षिण का जो एरिया है, पठार जो है दक्षिण का पठार, ठीक है, निर्धारित है। सुदूर दक्षिण के चौड़े, पश्चिम में संकरे हैं, ठीक है। तो पठार 3 प्रमुख भागों में बांटा गया, एक आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक और महाराष्ट्र के राज्यों में जो पड़ता है प्रायद्वीप हो गया। तो महाराष्ट्र में जो पठार है उत्तरी भाग शामिल है, ये प्रसार दक्षिण तक होता है, ठीक है। घने जंगल नहीं है यहाँ पे, छोड़कर वहाँ घने जंगल नहीं है। महाराष्ट्र और आंध्र के बीच में जो है प्राकृतिक रूप से निर्धारित प्रतीत होती है। इसकी रेखा उपजाऊ काली मिट्टी की होती है यहाँ पे, जिससे महाराष्ट्र की जो उपजाऊ काली मिट्टी है वो तेलंगाना में कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, नमी सोखने में सक्षम नहीं है। इसलिए तेलंगाना तालाबों और अन्य तेलंगाना में जो कृत्रिम सिंचाई के साधन है, तालाब वगैरह हैं। प्रारंभिक बस्तियों का विकास में भिन्नताएं है दोनों जगह के, ठीक है। तो पशुचरण के लिए, पशुपालन या पशु को चराने के लिए पे मानव समुदाय कृषि को अपना उद्यम बनाया। कर्नाटक के दक्षिण में भी शामिल है, छोटे छोटे क्षेत्र में जो है लावा फैला हुआ है जो, और वो जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी है, मैदान काफ़ी अच्छे हैं,
और जल के जो संसाधन है मानव बस्तियों के लिए वो काफ़ी उपयुक्त हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो विभाजन करने वाली जो रेखाएं हैं उनको प्राकृतिक दशाओं में नहीं दर्शाती है, ठीक है, मतलब उनको थोड़ा सा अलग नहीं किया जा सकता है। 4 दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, आंध्र विशालतम राज्य है उसमें, जिसमें कृष्णा और गोदावरी नदी रहती हैं, वहाँ पे धान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सुदूर दक्षिण के बारे में बात करते हैं। नीलगिरी और कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं इसको विभाजित करती हैं। आपको थोड़ा सा साउथ के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ पे पठार है, कुछ काली मिट्टी भी है, कुछ लाल मिट्टी है, कुछ उपजाऊ है, कुछ नदियाँ भी हैं, तो मिक्सअप तरीके का वहाँ पे माहौल है। नॉर्थ की तरह नहीं है कि बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो तमिलनाडु वगैरह में जो है चावल बहुत अच्छे से होता है, केरला में, ठीक है। और नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं। किसान पल्लव, चौल, कालों की सिंचाई के तालाबों के ऊपर निर्भर है। तिलहन और जवार दलहन की खेती होती है वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ साहित्य हैं पुराने ज़माने का, उनके बीचों में भी उनके बारे में हमें पता चलता है। मालाबार केरल का जो है एरिया, उसमें धान काफ़ी अच्छे होते हैं, मसाले होते हैं उत्पादन वहाँ पे, और उनका बिजनेस भी होता है, व्यापार दूसरे देशों के साथ पहले से ही होता आया है, ठीक है। तो ये बताया है केरला और तमिलनाडु के बीच में, ये वाला तमिलनाडु और यहाँ पे केरला। तो ये जो समुद्र के साथ का एरिया है इसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अक्षेत्रीय परिवर्तन के क्या क्या कारण होते हैं। अक्षेत्रीय परिवर्तन के कारण यहाँ पे बताया गया है, जो खाद्य उत्पादन के रूप में जीवन यापन के संसाधन की शुरुआत के रूप में ढूंढ सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा अपना जो है डेवलपमेंट है, खाने पीने का सब साधन उपयुक्त होते हैं, तो वो एक एरिया अपने रहने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो घटना उससे वहीं से शुरू होती है। जो कच्ची मैदान है जो पाकिस्तान का बताया अभी, मेहरानगढ़, तो वो 6000 बिफोर क्रिस्ट मान सकते हो आरंभ हुई थी। सिंधु घाटी की 30वीं शताब्दी BC। तो गंगा घाटी उत्तर प्रदेश की लगभग 500 BC में, और बिहार में। तो इस तरीके से बहुत पहले जो है गंगा, जो खेती और गाँव थे वो धीरे धीरे नगर के रूप में उदय होने लगे, बिजनेस चलने लगे, फिर राज्य बने, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा। लोग स्थायी हो गए, पहले घूमते रहते थे। तो इस तरीके से बदलाव हुए हैं पुराने टाइम में, ठीक है। कृष्णा गादोरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ जो कृषक समुदाय था वो तेज़ी से फैल रहा था, ठीक है। आसाम, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, तो यहाँ पे भी लंबे विकास कार्यों से अछूते रहे कुछ लंबे टाइम तक, लेकिन बाद में वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो बदलाव की जो प्रक्रिया है ऐतिहासिक दौर पे शुरू हुई थी, ठीक है। तो कोई पहले डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और किसी जगह पे बाद में डेवलपमेंट होने शुरू हुआ, इसलिए जो दोनों जो बहुत सारी जो ऐसी सिटीज़ हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जिनका डेवलपमेंट में डिफरेंसेस आ गए, उनके बीच में अंतर आ गए। ऐतिहासिक क्षेत्रों के उद्भव की असमान प्रक्रियाएँ, इतना असमान क्यों है वो अभी मैंने डिस्कस किया, कहीं पे पहले शुरू हुआ, कहीं पे बाद में शुरू हुआ। तो सांस्कृतिक विकास और ऐतिहासिक शक्तियों का असमान वितरण था, तो भूगोल के अत्यधिक प्रभावित रहा। पहले भौगोलिक दृष्टि से ज़्यादा चेंजमेंट हुआ, तो इसी वजह से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी चेंजमेंट हुआ, ठीक है। गुजरात में जैसे कि बताया, दक्षिण एरिया में पशुपालक काफ़ी संख्या में मौजूद थे वहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था, ठीक। और सिंधु और सरस्वती क्षेत्रों में घुमक्कड़ लोग ज़्यादा रहते थे। और दक्षिण आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात में बड़े पैमाने पर खेती और मजदूर जो है लोह युग में जो है गठित हुए थे, ठीक। लोहे का जैसे यूज करना शुरू हुआ तो हार्ड मिट्टी को भी उन्होंने कृषि के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया, और स्टेटिक हो गए लोग वहाँ पे अपनी ज़मीन पे कृषि करने के लिए, ठीक है। और जिससे जो है सामाजिक जो ताना बाना है उसमें कुछ चेंजमेंट आया, यही बताया गया है इसमें। तो ऐतिहासिक बस्तियों की खुदाई से जो है जो आंकड़े मिले हैं, जो भारत की जो जंगली पहाड़ियाँ हैं कभी भी पूरी तरह नहीं बसी वहाँ पे, ठीक है। मानव स्वभाव रहने के अवसर देखता था कि कहाँ पे सूटेबल है, और उसी हिसाब से वहाँ पे रहना शुरू करता था, ठीक है। अब साहित्यिक प्रमाण के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद काल में और पुराने टाइम में भारत कंगे विभाजन जो दोआब बना हुआ है,
कौशल और मगध को जो गौरव प्राप्त हुआ है, सांस्कृतिक जो विकास हुए हैं, ये सब राष्ट्र का प्रयोग किया जाता था कुछ पर्टिकुलर एरिया के तौर पे। जैसे कुरु और पंचाल के क्षेत्र छोटे राजवंश थे, कुरु और पंचाल छोटे छोटे राजवंश थे। तो ये जब महाजनपद बने, 16 कितने महाजनपद होते थे? 16 महाजनपद होते थे और वो बहुत दूर दूर तक फैले थे। इतनी पहले सिटी नहीं थी, कहीं पे बाद में बनी, कहीं पे पहले बनी, ठीक है। तो 16 महाजनपद हुए, वहाँ से बिजनेस स्टार्ट हुए। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो भारतीय इतिहास के क्षेत्रों की, भारतीय इतिहास के क्षेत्रों की क्या मान्यताएं हैं, ठीक। तो इसमें बताया कि गांव सबसे पहले क्या हुआ, गांव बनते थे, वहाँ पे लोग रहते थे। फिर शहरी जीवन का यापन शुरू हुआ, जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। बस्तियाँ लगातार आबादियाँ बढ़ने लगी। भूगोल और भौगोलिक संस्कृति का प्रकाश और ऐतिहासिक सत्यों का विन्यास, जनसंख्या, सामाजिक संगठन और संचार। क्षेत्रों के जो बीच में अंतर आया है वो किस तथ्यों के आधार पर है? अगर भौगोलिक सपोर्ट नहीं है, भूगोल में चेंजमेंट है, अच्छा एरिया नहीं रहने लायक, तो नहीं होंगे। भौतिक संस्कृति का प्रसार का तरीका, अगर वहाँ पे एरिया अच्छा है, भौगोलिक दृष्टि से अच्छा है, तो वहाँ पे संस्कृति भी अच्छी होगी, ऐतिहासिक शक्तियाँ भी वहाँ पे विद्यमान रहेगी, जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा होगी। ये सब चीज़ें उन्हीं चीज़ों पे भूगोल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा इसी वजह से क्षेत्रीय जो शक्तियाँ हैं वो असामान्य होगी। जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छा एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा शक्तियाँ इकट्ठी होगी, लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे तुगलक, मुगल और ब्रिटिश साम्राज्यों के राजनीतिक एकीकरण की आंशिक सफलता मिली। अंग्रेज़ों ने तो बहुत कोशिश किया कि पूरे हिंदुस्तान को एक करने की, लेकिन क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग रहना सहना, खाना पीना, लोग कहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, कहीं पे किस तरीके से रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ठंडी है, तो कोई भी जो है एक करने के रूप में सक्सेस नहीं हुआ। ब्रिटिश काफ़ी हद तक इसको सफल रहे, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताई हैं इसमें। चक्रवर्ती संकल्पना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रवर्ती संकल्पना क्या है, इसके बारे में बताइए। चक्रवर्ती बोलते हैं विश्व सम्राट। पहले लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे, अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते थे। कौटिल्य के अनुसार जो है चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पूरे एरिया को जीतना चाहते थे, पूरे उपमहाद्वीप को एक करना चाहते थे, इस बार बार इस चीज़ को दोहराते, तो विश्व सम्राट बनना चाहते थे, तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ। तो इस संकल्पना को बोलते थे चक्रवर्ती संकल्पना। तो कि पूरे हिंदुस्तान का राजा एक ही बनेगा और सदैव विश्व प्रभुता में संबंध थे। तो इस जो कौटिल्य है उसका उत्तराधिकारी में इस बात में व्याख्या करते हैं कि भारतीय साम्राज्य का प्रशासन किस रूप से होता था, ठीक है। चक्रवर्ती आदर्श अर्थ विरोध, वशीकरण करना, अपने सीमाओं को बढ़ाने का चाहता था और सीमाओं को विस्तार करना, ठीक है। तो साम्राज्य का विस्तार करना राजा की प्राथमिक वो थी, जिसकी वजह से आपस में झगड़े होते रहते थे। तो बस, ठीक है। और प्रशासन प्रणाली का अंग बन जाते थे। जिस एरिया को उसने जीत लिया वो अपने अंदर उसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर देता था। तो ये थी राजनीतिक शक्ति थी एक, प्रदर्शन करना। चक्रवर्ती का अर्थ श्रेष्ठ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन था, ठीक है। और संगठन और पक्षों का मतलब था, तो ये था। तो शक्तिशाली क्षेत्रवाद की नीति को अपनाते थे वो, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करते थे और एक अखंड भारत की ओर वो अपना छोटे छोटे शासक भी जो थे वो अश्वमेध यज्ञ करते थे ताकि वो अपने एरिया को बढ़ा सके। तो ये आगे अक्षेत्रीय श्रेणीबद्धता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जो देश है या क्षेत्र है या राज्य है, उसका वर्ड उस पर्टिकुलर एरिया के लिए होते थे, छोटे छोटे एरिया में डिवाइडेड था। जैसे भौगोलिक रूप से थे उनको एक दूसरे से करते थे, तो उसमें भाषी है या जाति है या भौतिक या प्राकृतिक या सांस्कृतिक क्षेत्रों के रूप में उल्लेखित किया जाता था। तो पूरे उसके लिए हम यूज नहीं कर पाते थे, छोटे छोटे एरियाओं के लिए इन वर्डों का यूज करते थे। तो जो भाषीय जाति या पारिवारिक बंधुत्व संगठन है, इनकी परंपराओं का स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्र थे, ठीक। तो इनके और रुझान था। तो जो ये असमानताएं थे बीच में, इनको श्रेणीबद्धता के अस्तित्व को और संकेत करते हैं। इसके आधार पर जो है अच्छे से और विभिन्न कलाओं का गठन को समझा जा सकता है, ठीक है।
बुनियादी भौगोलिक प्रभाव, क्या क्या भौगोलिक प्रभाव पड़े। मध्य और पश्चिम एशिया का प्रभाव करने वाले सिंधु के मैदान, ठीक है, गंगे के मैदान, दिल्ली मथुरा में जो आरंभ हुआ था, और राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव वहाँ पे समाहित थे। केंद्रीय भारत जो है, सेंट्रल भारत जो है, गुजरात उड़ीसा जो 2 छोर है उसमें बांटा जा सकता है। चौथा जो है प्रायद्वीप भारत, नर्मदा या दक्षिण भारत जो है, इन 4 भागों में हम किसको बांट सकते हैं। भौगोलिक बुनियाद की संरचना रेखा, बुनियादी भौगोलिक प्रभाव, तो पूरे हिंदुस्तान को हम इस 4 भागों में बांट सकते हैं। अरावली रेखा, पंजाब गंगा जो है, छोटी छोटी जो है, गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा, ये ऐसे छोटे छोटे एरियाओं में हम जो है 4 भागों में पूरे इसको डिवाइड कर सकते हैं। केंद्रीय क्षेत्र, तो केंद्रीय क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल, स्थायी केंद्रीय क्षेत्र, जो बिल्कुल बिजनेस टॉप क्लास थे, सिटी थी बड़ी, जिनसे सब कुछ कंट्रोल होता था, वो केंद्रीय स्थायी। फिर अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्र, उससे कुछ छोटे क्षेत्र जो सेंट्रल केंद्रीय उसके अंदर आते थे, और तीसरे थे बिल्कुल अलग थलग क्षेत्र, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसको हमने इन चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी छुटपुट सी चीज़ें हैं। भारत को अलग थलग जो क्षेत्र है, जैसे भीलों का देश, बस्तर, राजमहल की पहाड़ियाँ, तो कुछ अलग हैं, कुछ ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ कम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से इसमें डिवाइड किया गया है। समय और स्थान के संदर्भ में बस्तियों की संरचना हमने बता दी कि बस्तियों की संरचना किस आधार पर होगी। पहले गाँव, फिर नगर, फिर शहर, ऐसे ऐसे करके, जहाँ मैदान हैं, जहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, नगरों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। और ग्रामीण बस्तियाँ हैं जो है निरंतर प्रसार होती रहती थी, इसके प्रमाण मिले, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि और विस्तार होता रहता था, जहाँ ज़्यादा घनत्व होता था, अधिक जनसंख्या घनत्व वहीं होंगी जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होंगी, ठीक है। और वहाँ पे जो है अधिक सैन्य शक्ति भी मिलेगी जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे। तो उसके बाद हम चलते प्राचीन भारत के। कुछ वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है क्योंकि यार 30 पेज है, मैं काफ़ी तेज़ी से कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी। अब प्राचीन भारत के कुछ क्षेत्रों के गठन के बारे में बात करेंगे, जैसे गंगा यमुना का हो गया, मालवा हो गया, दक्कन हो गया, आंध्र हो गया, कालिंग हो गया, तमिल हो गया, केरला हो गया, इन सब के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, कोंकण, कान्हा, ये सब जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं पुराने टाइम के, तो वहाँ पे कैसी मिट्टी थी, ये सब कैसी चीज़ें थी। सबसे पहले गंगीय क्षेत्र, आप सभी को पता है गंगा का नाम आ गया तो प्लेन क्षेत्र है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। नॉर्थ एरिया में हो गया, वो यूपी, बिहार, इन सब में हो गया, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, प्रभुत्व, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, प्रभावशाली एरिया है, पूरा मैदान है, ठीक है। तो सफल क्षेत्र है ये, कहाँ पे, मौर्य काल में काफ़ी डेवलप किया है। और 1000 BC के आसपास भौगोलिक केंद्र बना, गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र बन गया था। ये हल का प्रयोग वहाँ पे शुरू हो गया था। तो 16 जनपदों का जो है, छोटे छोटे जनपद यहाँ पे डेवलप हो गए थे। यहाँ पे लोग रहने लगे थे, धातु के औजारों का यूज करने लगे थे, जनसंख्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और लोगों की आवश्यकता कृषि के ऊपर ज़्यादा है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। काली, उत्तर काली पॉलिश पता होना चाहिए, 500 बिफोर क्रिस्ट यहाँ पे बनना शुरू हो गया। यहाँ से बिजनेस भी होना शुरू हो गया दूसरे देशों के लिए, ठीक है। उत्तर काली बर्तन का जो कौशल है, मगध से उत्तर पश्चिम तक्षशिला, मालवा, उज्जैन और तटवर्ती आंध्र तक पहुँच गया, अमरावती तक ये, ठीक है। तो आदिवासी जो जीवन है, धीरे धीरे वो पद्धति जो है कम होने लगी, लोग वहाँ पे स्टेबल हो गए, अपना काम शुरू करने लगे। श्रम विभाजन, तो जो महाजनपद कितने थे मैंने बताया था, 16 थे। महाजनपदों की संख्या बढ़ने लगी, बस्ती बनने लगी वहाँ पे, और घनी आबादी वाले क्षेत्र हो गए। निर्धन सामाजिक वर्ग का भी उदय हुआ वहाँ पे, धनी और निर्धन 2 टाइप के लोग वहाँ पे डेवलप हो गए मौर्य काल में। समाज, तो सत्ताधारी जो वर्ग थे, सत्ताधारी वर्ग शक्तिशाली धार्मिक व्यवस्थाओं जैसे ब्राह्मणवाद, बहुमतवाद, बुद्धवाद और जैनमत आदि का प्रयोग करके सामाजिक व्यवस्था बना रहे थे और स्वयं को और स्थायित्व प्रदान कर रहे थे ताकि कोई उनको राजा से हटा ना सके, ठीक है। तो तमिल प्रदेश के बारे में, तो मतलब इन धार्मिक चीज़ों से वे इफेक्टेड थे। तो तमिल में जो है, तमिल जो साहित्य मिलते हैं, तमिलाहम, तो उसमें उस टाइम के बारे में बातें मिलती है कि किस टाइप का वहाँ भोज्य पदार्थ थे, मछली पकड़ते थे, पशु पालते थे, ठीक है, खेती करते थे।
वहाँ की उपजाऊ मिट्टी तो है ही, आपको मैंने बता दिया तमिलनाडु और केरला की, ठीक। तो वहाँ पे चोल वंश, चेर, पांड्या ये क्षेत्र थे। पशु प्राप्ति के लिए दूसरों से वहाँ पे लड़ाई लड़ते रहते थे, एक सरदार उसके पशु छीन लेना, उस पर अटैक कर देना, उस पर अटैक कर देना। धीरे धीरे वो व्यवस्था ख़त्म करके किसान जो है वहाँ के स्टेबल हो गए और अपना जो है काम करने लगे। और जो एक आदमी कृषक जो है भाट योद्धा कबीलाई सरदार के अंदर एक सरदार बनाने लगे और उसके अंदर में जो है काम करने लगे। ऐसी व्यवस्था उन्होंने डेवलप की। और रोम के साथ वो व्यापार करते थे, नगरों का उदय हुआ और ब्राह्मण के साथ उत्तरी सभ्यता की संस्कृति का आगमन हुआ। ब्राह्मणों का इफेक्ट जो है इसमें उत्तरी जो सभ्यता है आर्य की संस्कृति का आगमन हुआ। ये सब केरला में और तमिलनाडु में भी जातीय व्यवस्था के गठन में परिलक्षित होती है। आंध्र और महाराष्ट्र के बारे में आपको पता ही है। वहाँ शिल्पकला, अविकसित विनिमय व्यवस्था और स्तर विभाजन वहाँ पे हुआ। लोहे का इस्तेमाल वो करने लगे तो मिट्टी का यूज अच्छे से करने लगे जुताई के लिए, ताकि ज़्यादा उपज जो है पैदा हो सके, ठीक है। और जनसंख्या काले बर्तनों का यूज होने लगा वहाँ प्रचुर मात्रा में और एक्सपोर्ट भी होने लगा। रोम सिक्कों के चलन की व्यवस्था होने लगी। रोम क्योंकि बिजनेस करने के लिए सिक्कों की चाहिए तो रोमवादी के साथ बिजनेस करने लगे। महाराष्ट्र की काफ़ी संख्या में नगरों का अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, पुराने समय में भी। तो कालिंग और प्राचीन उड़ीसा सबसे बाद में डेवलप करना शुरू किया। वहाँ पे आदिवासी एरिया ज़्यादा थे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से काम करना। वहाँ पे भी जो है प्रत्येक स्थान पर समरूपी नहीं थे। डेल्टा तो सभी का जो डेवलपमेंट है पूरे उसमें वो एक साथ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में जो है उप क्षेत्रों में काफ़ी मिलते जुलते ऐतिहासिक दिशा में परिवर्तन मिलते हैं। तो उत्तर और पश्चिम के बारे में बताया इसमें। रेगिस्तान है भारत में तो वो बलूचिस्तान वाला, और सिंध में कुछ एरिया है, ठीक है, इसके बारे में बताया है। तो ये थी कुछ जो वीडियोज़ हैं, मैं इसमें बारे में बताया है कि कैसे मोटे तौर पे जो है काम करना है। तो ये फॉरेस्ट का टाइप दिखाया है, जो मैप दिखाए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है धीरे धीरे करके कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसके बारे में आप थोड़ा सा मोटा मोटा आपको पता चल ही गया है कि क्या है। जहाँ पे एक भौगोलिक दृष्टि से रहने के लिए अच्छा है, पानी अच्छा है, रिवर अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, और जो नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे एरिया डेवलप होगा, वहाँ पे राजा इकट्ठे होंगे, एक राजा दूसरे राजा से छीनने की कोशिश करेगा, वहाँ अपनी राजधानी बनाएगा, वहाँ पे अपनी सिटी बनाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, तो सारी राजनीतिक एक्टिविटी वहाँ पे चलेंगी। लेकिन जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, दूर दराज हैं, लोग दूर दूर रहते हैं, रहने का हिसाब सही नहीं है, ऐसी जगह पे डेवलपमेंट कम होता है। तो इसीलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट में आपस में चेंजमेंट आया है। कहीं पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, कहीं पे डेवलपमेंट कम है। कुछ जगह से चीज़ें बना के, जैसे मिट्टी के जो बर्तन हैं लाल और काली मिट्टी के, तो उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। और कुछ जो अफ़गानिस्तान ईरान के रास्ते से वहाँ से अटैक करने वाले आए हैं और उन्होंने जो है उनको अपने संस्कृति के साथ मिक्सअप किया है। तो अलग अलग जहाँ पे गर्म सर्द अपने एरिया के हिसाब से लोगों का रहन सहन और खाना पीना चेंज हुआ है इस संस्कृति में, यही बताया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके की अगली वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये वीडियो जो है अपने दोस्त तक भेजो, ताकि वो भी जो है वीडियोज़ को देख सके और अच्छे मार्क्स पा सके। और काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि पहले पुराने ज़माने में कैसे होता था। और प्लीज़ अपडेट रहिए सेल्फ ज्ञान के साथ, ताकि आपको जो है अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट कर सको। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।